हाँ, तो पहला जो न्यूज है ये है, दिस इज रिगार्डिंग सब कैटेगराइजेशन ओबीसी। आप लोग बताइए कि ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी व्हाट इज दिस, ये आप लोग से पूछ रहे हैं क्या है ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। हाँ सना बोलिए। सर क्रीमी लेयर को हटाने का बात होगा वही। ना, रॉन्ग हो गया। अनिमेश बोलिए। सर और भी कैटेगरीज सब मतलब ओबीसी में और भी छोटी छोटी कैटेगरीज बांटी जाएंगी। उससे क्या होगा? जैसे कोई डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी में, तो उसको कम रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो डोमिनेंट नहीं है उसको ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज करेक्ट। हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, बार बार आता है न्यूज, न्यूज कम बोलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि उसकी यूटिलिटी कम है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, बट बार बार आता है वही बात घूम फिर करके। बात है एक बार फिर से बोल दे रहे, फिर भी ये हमारा टोटल पी है, मतलब कि ये कंप्लीट ये जॉब्स, इस जॉब से आपको पता है 50%, अराउंड 50% जो रिजर्व है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं अभी फिलहाल। अब ये जो रिजर्व कैटेगरी है इसमें अगर देखा जाए तो वो सरकार बोलती है कि आई विल रिजर्व बिट फॉर SC ST, ठीक है, कर दिए रिजर्व, एंड आई विल रिजर्व ऑल्सो फॉर ओबीसी। ओबीसी तो ओबीसी को रिजर्व करेंगे, कर दिए 27%, ठीक, 27%। क्यों किए? क्यों किए? चलिए फिर से हाथ रेज कीजिए। क्यों कर रहे हैं रिजर्वेशन ये सब? इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? आतुफा बोलिए। क्योंकि सर मतलब अगर वो लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उन लोगों को रिजर्वेशन देके मतलब वहां तक पहुंचाया जा सकता है। अगर उन लोग के लिए रिजर्व कर देते हैं सीट, तो जैसे कुछ कम मार्क्स में भी उन लोग उतने लेवल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये जो कैटेगरी है ये बैकवर्ड है कैटेगरी? बैकवर्ड SC ST तो सर इसी के लिए होता है ना, मतलब अगर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है तो तो किस टाइप का बैकवर्डनेस है इन लोगों के अंदर में जिसको? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अच्छा, अच्छा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि किस तरह का ओबीसी को रिजर्वेशन देने के पीछे किस तरह का बैकवर्डनेस को दूर करना है, या उस बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है, बैकवर्डनेस किस टाइप का है? मीरा, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा जब आंसर आएगा तो। हाँ सर सोसाइटी में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। नहीं, सोसाइटी में कहाँ प्रतिनिधित्व कम है, सब तो बराबर ही है, जितना है उतना ही है, पॉपुलेशन कहाँ गिर रहा है, रॉन्ग हो गया। कौन है जो टर्म बोल रहा है? 3 हाथ उठा हुआ है, बट हम वेट कर रहे हैं बाकी लोगों में से किसी का भी। किस तरह का बैकवर्डनेस है? ये रिजर्वेशन मिलता है जिनको दिया था, वो किस तरह से बैकवर्ड है? नेहा बोलिए। सर एजुकेशन में बैकवर्ड है। सुजाता ये बोलिए। सोशल बैकवर्डनेस। अनिमेश बोलिए। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। गलत हो गया। ममता बोलिए। सोशल एंड एजुकेशनल, याद रखिएगा, याद रखिएगा। न्यूज बार बार आता है और छोटा छोटा पॉइंट आप लोग मिस कर देते हैं। सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए है ये। अब सोशल का मतलब ये है, बस एक एक दो दो सेंटेंस बोलेंगे, बात क्लियर हो जाना चाहिए। सोशल का मतलब ये है, चलिए क्यों ना पूछ ले आप लोगों से, व्हाट इज सोशल बैकवर्डनेस। यहाँ पे आप लोगों को पहले मेरा क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार सुन लीजिए। इकोनॉमिकली नहीं होगा। आप लोग में से एक पर्सन, नेहा बोली शायद सोशल, और कोई एक एजुकेशनल बोला, तो दो मिलाकर के हुआ। जो लोग इकोनॉमी बोले, नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज नॉट क्राइटेरिया।
ये इस पर्टिकुलर 27% के लिए, उसके एक अलग कैटेगरी बनाया हुआ है, क्या है उसको, इकोनॉमिक बैकवर्ड, EWS ना, क्या था, अच्छा जो भी है, ये इकोनॉमिक बैकवर्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हाँ EWS, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये अलग सेक्शन है, ये नहीं है, वो 27% में नहीं है, ये अलग है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड होगा तो बाद में वो देख लेंगे क्या होता है, बट इट इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। व्हाट इज सोशल बैकवर्डनेस? हाथ उठाइए। एजुकेशनल नहीं पूछेंगे, एजुकेशनल तो क्लियर है, या पूछ भी लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोशल बैकवर्डनेस? सूरज बोलिए। सर ये लोग का मतलब समाज, मतलब सोसाइटी में जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, अगर इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है तो। ठीक है, द आंसर इज करेक्ट। सोशली अगर कोई बैकवर्ड है तो उस कम्युनिटी को सोसाइटी में वो पोजीशन हासिल नहीं है, वो पोजीशन हासिल नहीं है जो लोगों को डेमोक्रेसी में होना चाहिए। सोसाइटी में उनका पोजीशन, उस कम्युनिटी का पोजीशन डाउन है। इस एग्जांपल हम दूसरा तरह से अगर देख रहे समझा दे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से को शादी का प्रपोजल इसलिए नहीं दे पा रहा कि अरे वो तो ऊंचे कास्ट की है, हम लोग तो नीचे कास्ट के हैं, तो ये जो लड़का है वो फील कर रहा है, दोनों का रैंक एक ही हो, सोचो दोनों ही IAS ऑफिसर हो, मान लेते हैं, लेकिन लड़का को फील हो रहा है कि आई एम इंफीरियर, मेरा कास्ट छोटा है। दिस इज सोशल बैकवर्डनेस। कास्ट के कारण लोगों का पोजीशन सोसाइटी में डाउन हो जाए, दिस इज सोशल बैकवर्डनेस। चाहे इकोनॉमी कुछ भी हो, चाहे बाकी पोजीशन कुछ भी हो। एक दूसरी बात है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। चलिए हम नहीं पूछ रहे हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस का मतलब है कि ट्रेडिशनली वो पर्टिकुलर कास्ट में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है। जो हम एग्जांपल देके बोल सकते हैं, ये अगर देखा जाए इन जनरल, देखिए स्पेसिफिक केसेज कभी इसमें नहीं फिट होंगे, बट इन जनरल अपर कास्ट के लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, और वो अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाना शुरू करते हैं। और अक्सर खास करके SC ST में बैकवर्डनेस है, बच्चों को पढ़ाई पर उतना भी ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में आप अगर हर कास्ट और कम्युनिटी में विमेन को लेकर के बैकवर्डनेस है, लड़कियों के एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं देते जितना लड़कों पे। तो बैकवर्डनेस जो है हिस्टोरिक है, लड़कियों का हिस्टोरिकली दे आर डिप्राइव्ड, वो हिस्टोरिकल रीजंस है। तो ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस किसी किसी कम्युनिटीज में है, वो शिक्षा का महत्व को नहीं जानते। हम क्या और दूसरा एग्जांपल देंगे तो बात हम ज्यादा क्लियर बोल पाएंगे कि आपको पता है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, बट कश्मीरी पंडितों का बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, घर उजड़ गया, जमीन चले गए, सही बात है, बट दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, सारी दुनिया में फैले हैं और बड़े अच्छे पोजीशन में है। ऐसे गरीबी की हालत में नहीं है कि कि हमारा घर उजड़ गया। तो क्यों? क्योंकि वो चाहे किसी भी कंडीशन में रहे, अपने बच्चों को पढ़ाने पर बहुत ध्यान दिए, और सरकार से डिमांड करते रहे हम लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम लोग को रिजर्वेशन दिला दीजिए, मतलब जैसे तैसे भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो ये जो रहा वो उनका सक्सेस का कारण रहा, क्योंकि सोसाइटी में उसका रिवार्ड मिलता है। तो वो कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी ही, तो हिस्टोरिकल डिप्राइवेशन उनका इकोनॉमिक से नहीं है, उनको तो घर से भगा दिया गया, बट एजुकेशनली दे आर वेरी फॉरवर्ड। खैर, तो बात ये है कि बहुत सारी कम्युनिटियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में मोर देन 2000 ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि 2600 जो है वो ओबीसी में इनुमरेटेड है, ओबीसी में। तो अब यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये हमारा रोटी है, इस रोटी का आधा हिस्सा रिजर्व है फॉर ओबीसी, और SC ST के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। ये जो हिस्सा है, हम इस हिस्सा का बात कर रहे हैं, इस हिस्सा में देखा गया है, कुछ डेटा है, हम डेटा पे सीधा आ रहे हैं, समझा दे रहे बात को। डेटा ये है कि अगर देखा जाए कि 2600 में अराउंड
600 जो कास्ट है, 600 कास्ट, ये 97% ऑफ रिजर्व्ड सीट पे काबिज हो गए, यानी बाकी 2000 लोगों के लिए केवल 3% बचता है 2000 कास्ट के लिए। तो अब ये डेटा अपने आप में बहुत कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि 600 कास्ट का एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है। तो जब एक डिमांड ओबीसी वाले लोग कर रहे हैं कि पॉपुलेशन सर्वे किया जाए कि कौन सा कास्ट कितना है, तो उससे पता चल पाएगा कि अगर ये 600 का पॉपुलेशन बहुत कम हो और 97% पर काबिज हो गए हैं, तो अब ये जरूरी हो गया है कि कैटेगरी अलग किया जाए, जिसमें कि ये 600 कास्ट को अलग कैटेगरी दिया जाए और बाकी जो या और छोटा रोटी दे रहे इन लोगों को 600 कास्ट को, और बाकी लोगों के लिए बाकी सीटों को खोल के रखा जाए। तो ये सब कैटेगराइजेशन से क्या होगा कि रिजर्वेशन के जो एम है वो फुलफिल होंगे, रिजर्वेशन के जो एम है वो फुलफिल होंगे अगर सब कैटेगराइजेशन करते हैं तो। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि होता क्या है, हम अब इसको प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जो 600 कास्ट है, दे आर डोमिनेंट कास्ट, नेचुरली डोमिनेंट है, तो ये जो होंगे ये आंदोलन करेंगे और ये प्रॉब्लम होगा। और फिर दोनों जो कैटेगरी जिनको प्रोटेक्शन देने का बात चल रहा है उनमें और जो डोमिनेंट कास्ट है उनमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो खैर सरकार एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी जस्टिस जी रोहिणी के अधीन, वो 10 बार उसको एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक, वो 2017 में उसका वो बना था, तो ऐसे 12 वीक्स 3 महीना का उसको टाइम दिया गया और बार बार एक्सटेंशन। तो अभी इसका जो रिपोर्ट आने वाला है दैट विल कम इन जुलाई। तो देखते हैं जुलाई तक आता है तो सरकार और रिपोर्ट को दिखाती है कि नहीं दिखाती है। बट अभी फिलहाल न्यूज क्या है कि इसका एक्सटेंशन किया गया है और बाकी कुछ डेटा है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हैं। नाइन 83 ओबीसी कम्युनिटी जो है, यानी 37% जो हो गए टोटल, इनका 0% रिप्रेजेंटेशन है जॉब में, 0% और एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ओबीसी का रिजर्वेशन जो है मतलब एक्चुअल क्या पोजीशन है, ग्रुप ए में 16%, रिजर्वेशन है 26% का, बट ग्रुप ए सर्विसेज में 16% ही रिप्रेजेंटेशन है, ग्रुप बी में 13%, ग्रुप सी में 21% और ग्रुप सी का और एक कैटेगरी है उसमें 17.72%। तो ये है हालत, यानी कि रिजर्वेशन जो है 27% है जरूर, बट वो मिल नहीं पाया है 27%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है टेमिंग ऑफ आरटीआई, टेमिंग ऑफ आरटीआई वेरी गुड आर्टिकल, आप पढ़िएगा। हम थोड़ा करके आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, थोड़ा करके, जब बहुत ज्यादा मतलब उसमें टाइम नहीं देना चाह रहे, लेकिन हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है टेमिंग ऑफ आरटीआई, ये इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन ही है इस बार का, कि आरटीआई को सरकार किस तरह से कमजोर कर दी है, वो यूपीएससी का क्वेश्चन था मेंस में। और एक बड़ा सा आर्टिकल है तो उसका 250 वर्ड्स रहा होगा, तो इसमें काफी डिटेल में है, डिटेल में पढ़ेंगे तो शॉर्ट में आप लिख ही लेंगे, इस बार का क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये हम पढ़ा चुके हैं कि हम बस रिवाइज कर रहे हैं एकदम शॉर्ट में। आरटीआई क्या है कि गवर्नमेंट हम चुनते हैं, गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट हमारे पैसे से चलती है, हमारे लिए अकाउंटेबल है। तो आरटीआई एक्ट जो है बहुत ही मतलब आंदोलन करने के बाद आरटीआई एक्ट पास हुआ। आरटीआई एक्ट पास होने के बाद ये आरटीआई में क्या है कि गवर्नमेंट से हम पूछ सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, तो इंफॉर्मेशन दीजिए। इवन आरटीआई से लोग अपना कॉपी भी निकलवा लेते हैं जो मार्क्स आता है। तो आरटीआई इज वेरी पावरफुल टूल ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो लेकिन आरटीआई के थ्रू जब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से डेटा मांगे जाने लगे, तो गवर्नमेंट हमेशा सेक्रेसी को पसंद करती है, वो तो बहुत जाना हुआ बात है, नहीं चाहते कि उससे ज्यादा लोग सवाल जवाब करें, बातें बाहर आए। तो गवर्नमेंट जो है वो
इसको ये करना, मतलब इसको कमजोर करना शुरू की। मनमोहन सिंह के समय ही इसको कमजोर करने का कोशिश हुआ, लेकिन उस समय एक सिविल सोसाइटी का एक आंदोलन हो गया, तो वो उसको कमजोर करने का जो कोशिश था वो मनमोहन सरकार छोड़ दी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लोगों के आंदोलनों से, तो वो इसको कमजोर करने के करके शुरू की है। तो कैसे की है आप लोग को पता है। पता ये है कि उसका टेन्योर जो है वो टेन्योर कम कर दिया गया है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में जो आरटीआई ऑफिसर होता है, आप उसको रिक्वेस्ट देते हैं कि हमको ये डेटा चाहिए। अगर वो डेटा नहीं देता है तो आप जाते हैं सीआईसी के पास या स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो कम किया गया, सेंट्रल का। उसका जो सैलरी था, उस सैलरी पहले जो था वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता था। अब उसका सैलरी को सरकार अपने हाथ में ले ली है, अपने डिसाइड करेगी कि कितना सैलरी देंगे। इसके अलावा जो वैकेंसीज काफी छोड़ी जाती है और पोस्ट नहीं भरे जाते हैं, तो पेंडिंग केसेज जो होते हैं लाखों में, 2 लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग है, क्योंकि अपील के केसेज, आपको सरकार डेटा नहीं दी और आप इनके पास अपील किए, तो केसेज पेंडिंग है। इसके अलावा क्या है कि लॉ में लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, उस इंफॉर्मेशन कमीशन में अलग अलग फील्ड से लोग होंगे। तो जिनको लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन सरकार जो है वो अक्सर इसमें ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएस ऑफिसर को, जो उनके खास होते हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स को इसमें ज्यादा भरती है, जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट यानी कि जो सरकार चलाए हुए हैं और खास करके सरकार के करीब है। इवन ऐसा होता है कई बार कि सरकार के जो करीबी ऑफिसर होते हैं, उन ऑफिसरों को जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें जगह देने के लिए, ताकि उनको एकोमोडेट किया जा सके। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन का पोस्ट खाली हो जाए तो 3 साल का तो अपॉइंटमेंट होगा ना, तो इंफॉर्मेशन कमीशन में पोस्ट खाली हो गया, अब अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होता है, तो उनको एक आदमी ऐसा दिख रहा है, एक पोस्ट चलिए यहाँ पे अभी वैकेंट है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो 3 साल। लेकिन एक कोई ब्यूरोक्रेसी है, आप यहाँ पे समझिए कि ये हमारा प्रेजेंट डे है। प्रेजेंट डे में एक आदमी है, वो काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट। ये ब्यूरोक्रेट क्या होगा, वो रिटायर करेगा। रिटायर कब करेगा? रिटायर करेगा सोचिए इस पॉइंट पे, यहाँ एज पॉइंट दिखाए है, यहाँ पर एक वैकेंसी है, वैकेंसी होगा, तो वैकेंसी अगर भरा जाए तो ये ब्यूरोक्रेट जब रिटायर करेगा, ये ब्यूरोक्रेट यहाँ पे जब रिटायर करेगा तो वैकेंसी तो नहीं रहेगा ना उसके टाइम में। तो सरकार कई बार क्या करती है कि वैकेंट पोस्ट होता है तो ब्यूरोक्रेट का इंतजार करती है कि रिटायर करने देते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना जो भी हो, और रिटायर करने के बाद ही पोस्ट भरेंगे। तो ऐसे काफी वैकेंसी अभी रह जा रही है। तो इस तरह से ये जो आरटीआई एक्ट है, ये बहुत बहुत ही कमजोर सरकार कर दी है। और इसके अलावा क्या होता है कि आरटीआई का लूप होल्स का, या छोटा छोटा जो भी उसमें एक्सेप्शंस है, उसको यूज करके जब आप कभी किसी डिपार्टमेंट से डेटा मांगेंगे तो वो बोलेगा कि डेटा जो है आरटीआई एक्ट में एग्जम्प्टेड है, ये डेटा हम नहीं देंगे, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आरटीआई का डेटा कई बार जो है, जो इंफॉर्मेशन आरटीआई ऑफिसर होता है, वो आरटीआई ऑफिसर देना भी नहीं चाहता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों का काफी मर्डर होता है। सरकार से डेटा अगर ज्यादा मांगेंगे तो कई बार मर्डर्स होते हैं, और बहुत, मतलब काफी ज्यादा जो है ये होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं आरटीआई में। हम बता ही दिए कि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी में, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, हम कोशिश करते हैं कई बार कि पॉलिटिकल कमेंट ना करें, कि क्योंकि कई बार हम लोगों का तो एक ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन होता ही है पॉलिटिकल। तो अगर न्यूट्रल बहुत कोशिश भी कर ले तो रहना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है आजकल के दिनों में, क्योंकि
सरकारें कुछ कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि लग रहा है कि अब फासिज्म जो है वो पूरी तरह से हमारे देश में घुस गया है। डेमोक्रेसी नहीं, फासिज्म। कुछ बातें और भी करेंगे जिसमें नहीं है, जो आगे आएगा, बट इसके साथ ही हम बोल रहे हैं बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों जगह बीजेपी का ही सरकार है। ये सरकारें बोल रही हैं कि आप अगर पासपोर्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, अगर आप पासपोर्ट के लिए वैसे एप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। मतलब बाय रूल पुलिस को आपके घर आना चाहिए, एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपके अगेंस्ट में एफआईआर तो नहीं है या आप कन्विक्टेड तो नहीं है, और वो रिपोर्ट करती है जो इससे रिलेटेड ऑफिसर होते हैं। देखिए, पासपोर्ट इशू करने का जो काम है, आप चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, पासपोर्ट इशू करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है? नेहा? सर पता नहीं, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, सूरज? सेंट्रल का ही हुआ, क्योंकि सर फॉरेन का जो भी मतलब अफेयर्स रहता है सेंटर के अंडर में। अच्छा ठीक है, आप विथ लॉजिक बात किए तो हम एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि यस, जो फॉरेन अफेयर्स है इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंटर, तो सेंटर का ही है। बट लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंक्वायरी जो होता है पुलिस करती है। पुलिस इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट भेजती है, और रिपोर्ट जब भेजती है तो उसमें 3 कैटेगरी होता है। एक होता है नो ऑब्जेक्शन, एक होता है फैक्चुअल, और एक जो होता है उसमें बोलती है कि इशू नहीं किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर उसको मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन बिहार और उत्तराखंड की सरकार ऐसे बोल रही है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल, उसको हम पढ़ के बताएंगे, खास करके उत्तराखंड वाला बता दे, बिहार वाला थोड़ा फिर भी रिलैक्स है। उत्तराखंड वाला बोल रहा है कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस जब वेरीफाई करेगी तो आपका फेसबुक भी देखेगी, आपका सोशल मीडिया ट्विटर का भी पोस्ट देखेगी। अगर उसमें कोई एंटी नेशनल पोस्ट होता है तो आपके लिए नेगेटिव रिपोर्ट भेजा जाएगा। और अगर आप लोग को पता ही होगा कि ये एंटी नेशनल आजकल क्या है, आप लोग कोई बताइए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही दे रहे हैं। व्हाट इज एंटी नेशनल? आजकल एक हो गया है एंटी नेशनल। हाँ सनी बोलिए। गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना, बस उसके अगेंस्ट में बोलना एंटी नेशनल बात है। जो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता है एंटी नेशनल है। तो ये जो है ये एंटी नेशनल, हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि एंटी नेशनल आजकल किसको बोलते हैं। तो अगर आप इसका मतलब है कि एंटी नेशनल पोस्ट किए हैं, एंटी सोशल पोस्ट किए हैं, तो आपको जो होगा, आपका नेगेटिव रिपोर्ट जो होगा वो दिया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार की। बिहार सरकार क्या बोलती है? बिहार सरकार बोलती है कि पुलिस जो होगी विल टेक इनटू अकाउंट पर्सन सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज। सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज, ये बड़ा चक्कर है, ये बहुत खतरनाक बात है। ये सोशल पॉलिटिकल व्यूज, और तभी वो ऑल क्लियर दिया जाएगा। ममता कुछ बोल रही है क्या? ठीक, तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो अब इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि आखिरकार क्या होता है, तो हम बोल ही दिए। इसमें जो भेजती है पुलिस रिपोर्ट उसमें लिखती है क्लियर, फैक्चुअल, नॉट रिकमेंडेड। हाँ सनी बोलिए। सर रिन्यू करने के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है क्या? नहीं होता। हाँ सनी। सर इसमें स्टेट क्या लॉ बना दिया है सर? नहीं, इसमें लॉ नहीं बनाएगा ना, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे देगा। ये तो सिंपल है उसमें। सर बिहार का तो कुछ डीआईजी ऐसा स्टेटमेंट दिए थे ना, मतलब वो लोग तो अपना सर्कुलर में डाले भी थे कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो फिर रूल वो बनाते हैं फॉर्म उसको। वगैरह। लॉ मतलब उसको पास कराने की जरूरत नहीं होता है ना, ये इसके लिए रूल्स बना दिए जाते हैं। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड। ये जिसको बोलते हैं ना सर ये सब। तो बट फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में आ जाएगा ना। ये तो चल ही रहा, बता ये तो रहे हैं केस और हो बता जाएगा। रहे हैं और बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। हमारा देश फासिज्म में आएगा कि आ गया है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो ये है क्लियर, फैक्चुअल और नॉट रिकमेंडेड। क्लियर मतलब कि सब कुछ क्लियर है, फैक्चुअल मतलब कि हम बता दे रहे क्या क्या पोजीशन है। नॉट रिकमेंडेड में पुलिस बोलती है कि इसको मत नहीं दिया जाए, लेकिन हम बता रहे हो कुछ भी रिपोर्ट भेजे
जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, वो दे सकता है फिर भी, खैर, लेकिन यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, इट इज नॉट डन फॉर रीइश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट। तो क्यों नॉट रिकमेंडेड? एड्रेस रॉन्ग हो तो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं हो तो, और कुछ ऐसा कुछ पुराना घटना हो, जैसे उसको कोई क्रिमिनल केस में उसका रहना जरूरी हो इंडिया में, तो लेकिन जब ऐसा भी होता है ना कि मतलब एक्चुअली जब सेंट्रल लेवल पे काम होता है तो कैसे होता है? सेंट्रल लेवल पे जो काम होता है, जो वहां जाता है, पुलिस का वेरिफिकेशन जाता है, नेगेटिव भी हो तो वहां से लोग बोलते हैं पर्सन को कि आप कोर्ट से ले लीजिए परमिशन कि आपके अगेंस्ट में अगर केसेस भी है कि आप कहीं पासपोर्ट आपको मिल जाए, कोर्ट मतलब ऐसा ऑर्डर दे कि पासपोर्ट दे दिया जाए, लेकिन कहीं जाएगा तो मेरा ऑर्डर से जाएगा। तो वो जनरली मतलब रूल वैसे ही है कि लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है। अच्छा, अब बात ये है, बोल रहा है कि रूल मतलब कानून क्या है? कानून क्या है हमारा? पासपोर्ट एक्ट 1967। इसमें पासपोर्ट रूल्स बने हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एप्लीकेंट का सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर देखा जाएगा। यानी कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ये जो नया नियम बनाई है, इट इज ऑन लॉफुल। ठीक, सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा बात है कि मोटर व्हीकल अगर ऑफेंस हो, आप रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे थे, हेलमेट नहीं पहने थे, तो उस पर पासपोर्ट को नहीं रोका जाता है। अच्छा, तो कब पासपोर्ट नहीं देते वो भी देख लेते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कब पासपोर्ट देने से मना करती है, अगर वो पर्सन जो है वो सिटीजन ही नहीं हो इंडिया का और फिर भी पासपोर्ट मांग रहा हो, एक। दूसरा बात यह है कि बाहर जाके कुछ ऐसा काम करे कि भारत का सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा हो, और या फिर अगर वो यहाँ से जाए तो भारत का सुरक्षा खतरे में आ जाए, या फिर उसके जाने से हमारा जो इंडिया का जो फ्रेंड रिलेशन है लोग कंट्री के साथ, वो खराब हो जाए, या फिर किसी कारण से उसका बाहर जाना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। ये सब क्राइटेरिया है। ये देश जो है ये लॉ से चलता है, तो लॉ तो जो बोलता है ही बोलता है, ये नहीं बोलता है कि सोशल और पॉलिटिकल व्यू के कारण पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर वो 5 साल पहले तक अगर किसी कोर्ट में कन्विक्शन हुआ था, मतलब 5 साल से पहले हुआ था, तो फिर कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन के 5 इयर्स के अंदर में अगर उसको 2 साल से ज्यादा का सजा हो तो पासपोर्ट डिनाई किया जा सकता है। या फिर क्रिमिनल कोर्ट में उसका केस पेंडिंग हो और उसका उपस्थित होने का जरूरत हो, तो ये सब कंडीशंस में वो रोक सकते हो। तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम बता ही रहे थे कि इन सब बातों के होते हुए भी जनरली पासपोर्ट ऑफिस बोलता है कि आप कोर्ट से परमिशन ले लीजिए कि आपको पासपोर्ट इशू किया जाए, और आप कोर्ट से के परमिशन से ही जाएंगे तो पासपोर्ट इशू हो जाता है। तो ये जो है ये बड़ा खतरनाक रास्ता पे हमारा देश चल रहा है। अगर हम इसके इस तरह के प्रेसिडेंट जो हैं, बात होता है ना कि जब भी आप कोई भी सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे तो बोले कांग्रेस एक ही, नेहरू एक ही है, लेकिन इस तरह के प्रेसिडेंट दिखते नहीं है कहीं पर कि ऐसा भी कभी हुआ हो। तो मतलब इस हद तक लोगों को एक भय का वातावरण पैदा किया जाए। हम और जो दूसरा बात बोलने वाले थे वो ये था कि एक अगला बार तक न्यूज आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एक नया चीज सोच रही है, बड़ा यूनिक है।
आप लोगों को पता है क्या किसी को कि हम नाजीवाद में जा रहे हैं कि हिटलर के टाइम में लोगों के ऊपर में इतना जबरदस्त नजर रखा जाता था कि लोग हिटलर के अगेंस्ट में बोलना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि उसको पता चल जाएगा। हिटलर को नहीं, हिटलर के जो सीक्रेट एजेंट्स थे उनको। फिर आगे जाएगा बात, बट फर्स्ट लेवल पे तो वो एक ऑफिस था। किसी को पता है वो कौन सा ऑफिस था जिससे लोग बहुत डरते थे कि हमारा अगेंस्ट में बात चल जाएगा? ममता बोलिए। सर गेस्टापो था ना? हाँ, गेस्टापो। हालत ये था हिटलर के टाइम में, हम थोड़ा लिंक कर रहे हैं, हालत देश का अच्छा नहीं है कुल मिलाकर के। अगर किसी को मजा आ रहा हो तो अलग मुद्दा है, लेकिन गेस्टापो के बारे में बात करते हैं। हालत ये था कि कोई टीचर अक्सर करते हैं सब काम, दोनों तरह का काम करते हैं। इन्फ्लुएंस टीचर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, तो कई बार वो नफरत भी फैला सकते हैं स्टूडेंट के अंदर में, और कई बार वो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो खैर एनीवे, अगर टीचर अगर हिटलर के अगेंस्ट में बोलता है तो कई सारे केसेज हुए कि क्लास में बोलने को तो बोल दिया, और उसके बाद गेस्टेपो को जाकर के स्टूडेंट बता दिया कि टीचर बोल रहा था। इस हद तक भक्ति लोगों के अंदर में समाया हुआ था हिटलर के टाइम में। कभी कभी ऐसे भी केसेज आए कि अगर माँ बाप में से कोई हिटलर के अगेंस्ट में बोल रहा है तो कई बार बच्चे माँ बाप के अगेंस्ट में गेस्टेपो को बता देते थे। तो ये गेस्टेपो मतलब हिटलर जो था, दिमाग पर ऐसा कंट्रोल किया हुआ था कि हिटलर ही देश था, और हिटलर के अगेंस्ट में मतलब बच्चों को भी इंकरेज किया जाता था कि गेस्टेपो के बारे में माँ बाप भी अगर कुछ बोले तो रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे देश में भी होता है दूसरे एंगल से कि इस हद तक राष्ट्रभक्ति भरी जाती है कि मतलब रिलेशनशिप को बोला जाता है इसका कोई वैल्यू नहीं है, सबसे पहले देश है। हालांकि वो है, लेकिन वो युद्ध काल में, शांति काल में ये इट मे लीड टू जिंगोइज्म, और देश का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ अजीब सा है लोगों को छोड़ करके। हाँ, तो खैर हम बोल क्या रहे थे? हम बोल ये रहे थे कि सरकार इस देश में एक वॉलंटियर फोर्स बनाने का सोच रही है। ध्यान से समझिएगा बात को, अगला बार तब ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक वॉलंटियर फोर्स बनाने का बात कर रही है, जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे सरकार के पास। उनका काम क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है एंटी नेशनल, अब बाकी आप जानते हैं, एंटी नेशनल पोस्ट करता है तो वो सरकार को बताएगा। यानी कि मेरा फेसबुक में करीब करीब 2500 लोग हैं, अगर उसमें कुछ लोग भी अगर सरकार के पास रजिस्टर कर लिए तो फिर वो सरकार को बताएंगे कि ये वाला अकाउंट में एंटी नेशनल पोस्ट होता है। और उसके बाद क्या होगा आपको पता है। तो आजकल तो ऐसे भी काफी केसेज हो रहा है। तो ये जो हो गया वो हिटलर, और आप लोगों को कहानी सुना दी है कि हिटलर के टाइम में क्या होता था रिपोर्टिंग, क्योंकि सरकार का जो मशीनरी है आईबी, उसका तो लिमिटेशंस है ना कि कितने लोगों पर नजर रख सकती है। ये तो असंभव है कि वो सारा का सारा इंडिया का जो फेसबुक है, अभी पर्टिकुलर फेसबुक की बात करें, ट्विटर पे वो नजर रख सके, ये उतना आसान नहीं है। लेकिन अब वो एक ऐसा फोर्स बिना पेमेंट का, भक्त टाइप के जो लोग होंगे जो सरकारी भक्ति में डूबे हुए हैं, वो सोचिए कि 10% ही लोग हैं, तो उन 10% लोगों के माध्यम से ये सारा का सारा जो सोशल मीडिया है उस पे इकट्ठा नजर रखा जा सकता है। मतलब प्लान जो है ये बिना खर्च का, और एंटी गवर्नमेंट जो अटरेंस है उस अटरेंस को खत्म कर देने के लिए एक नया दिमाग लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल नाजी जर्मनी से मिलता जुलता है। तो बड़ा खतरनाक प्रोपोजिशन है, बहुत खतरनाक है। सिटीजन वर्सेस सिटीजन, यानी कि यानी ऐसा है वो कि ये जो देखा जाए तो सरकार के साथ जो अगर आपका झगड़ा है, सरकार के साथ होना भी चाहिए, कोई बुरा बात नहीं होता है,
ये झगड़ा जो है अब लोकल लेवल में अब पहुंचने वाला है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो पर्सन होगा, जो पर्सन पुलिस को जाकर कंप्लेन करेगा कि इस फेसबुक अकाउंट में एंटी नेशनल पोस्ट है सो कॉल्ड, और पुलिस को लेकर के वो पहुंचेगा। यानी एरिया एरिया में ये काम होने वाला। अब देखते हैं ये सरकार आगे बढ़ाती है कि नहीं। विरोध तो हो रहा है, लेकिन सरकार को पर विरोध का क्या असर पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको तो बता ही थे आप लोगों को कि ये जो झारखंड सरकार है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल गई। आप लोगों को पता है क्यों बाहर निकल गई? अनिमेश बोलिए। सर इंश्योरेंस का क्लेम जो मिल रहा था वो जो प्रीमियम दिया जा रहा था उससे कम है, इसलिए। हाँ, प्रीमियम से तो कम होता है, लेकिन उनको उससे कई गुना बहुत बहुत कम था। मतलब कम मतलब अरे ये तो केवल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल भी देती है प्रीमियम का हिस्सा, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, तो ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा से भी कम हो गया। तो ये जो है इस कारण से बाहर निकले, बोली हम खुद ही संभाल लेंगे। तो ये में डेटा आया हुआ हम दिखा रहे हैं कि अब पहले ही जब आया था ना, तो बहुत सारे लोग इसी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस लिख रहे थे कि गवर्नमेंट को इस काम में इंश्योरेंस कंपनियों को नहीं घुसाना चाहिए, काम वो खुद भी कर सकती है। तो रिजेक्टेड क्लेम 17-18 में थे 92,000, उसके बाद बढ़ करके होंगे 2 लाख, उसके बाद बढ़ के हो गए 9 लाख। इस तरह से रिजेक्टेड क्लेम, मतलब कि किसान जाता है, बीमा जो कंपनियां कर रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कि मेरा फसल बर्बाद हो गया है, तो ये क्लेम रिजेक्शन ही हो रहे हैं। सरकार बोल रही है कि जब ड्रॉट आता है और या कोई भी कैलामिटी आता है बड़ा एरिया में, तो बड़ा एरिया में आता है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिक, उसमें किसान को कुछ नहीं करना है और पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर छोटे लेवल पे आता है तो उसमें किसान क्लेम करता है और उसको उसमें उसका असेसमेंट जो होता है वो एक ज्वाइंट कमेटी करती है, जिसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये कुल मिलाकर के वो रिजेक्शन जो है वो काफी है। ये मतलब इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफी मतलब अच्छा साबित हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। गांधी के बारे में एक आर्टिकल है, गांधी तो पढ़ाना ही है, तो थोड़ा थोड़ा बोल दे रहे हैं। गांधी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी वाज हार्ड टू कॉपी। एक वेद मेहता है जर्नलिस्ट, उनका डेथ हुआ अभी हाल में, वो गांधी के बारे में बोले थे कि अमेरिका में जब मार्टिन लूथर किंग स्ट्रगल कर रहे थे तो उनका कहना था कि आई एम इंस्पायर्ड विद गांधी। तो वेद मेहता का कहना था कि क्या अमेरिका में गांधी का रिप्लिकेशन हो पाएगा। ये भी कहना था कि गांधी का जो गांधी का खुशकिस्मती था कि वो स्टालिन का रसिया में नहीं पैदा हुए, हिटलर का जर्मनी में नहीं पैदा हुए और लेओपोल्ड का कॉन्गो में नहीं पैदा हुए, नहीं तो उनको जैसे बाकी लोगों को मार डाला गया वैसे उनको ही मार डाला जाता। टैगोर का भी कहना था कि गांधी को फॉलो करना गांधी के एब्सेंस में इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो गांधी एक थीम यहाँ पे दिया, हम एक ही थीम पे बात कर रहे हैं, बाकी आप पढ़िएगा इसको और बाकी हम क्लास के लिए रिजर्व रखते हैं बातों को कि गांधी जो थे वो हृदय परिवर्तन में भरोसा रखते थे कि जो लोग जो एडवर्सरी है हम खुद कष्ट सहेंगे और उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो राइटर बोल रहा है कि कोई बहुत यूनिक आइडिया नहीं था, ये आइडिया गांधी का कॉमन था, उसको पॉलिटिकल यूज किए। तो कॉमन आइडिया क्या है कि जब लोग कष्ट में होते हैं तो हमारे अंदर में जो ह्यूमन क्वालिटीज है वो आती है बाहर और हम उनको हेल्प करना चाहते हैं जब कभी भी कष्ट में होते हैं। तो
ये जो पर्टिकुलर है कि लोगों को जब हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों को या किसी को जब देखते हैं कि उनको तकलीफ है, तो जब हम उसको हमारे अंदर में वो एक हमारे जो बेस्ट जो हमारा क्वालिटी हो जगता है, उसको पॉलिटिक्स में यूज किए और अपने आप को कष्ट दे करके जो एडवर्सरी है उसका वो हृदय परिवर्तन करना चाहे। और खैर गांधी का मानना था कि इससे एडवर्सरी के साथ जब समझौता होता है तो बिटरनेस नहीं रहता और बाकी हर केसेस में बिटरनेस रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टूलकिट का बहुत बहुत नाम आया। टूलकिट, किसी को पता है ये टूलकिट का क्यों नाम आया था? टूलकिट का कोई ट्रैक कर रहा है न्यूज को? काजल बोलिए। तो वो ग्रेटा थनबर्ग वो अपना ट्विटर पे पोस्ट डाली थी जिसके नीचे वो टूलकिट ऐड की थी जिसमें बहुत सारे हैशटैग थे। अच्छा ठीक है, आंसर सही है तो हम आगे नहीं पूछ रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग जो है ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है ये फार्मर्स एजुटेशन के फेवर में एक टूलकिट एक पोस्ट की, उस पोस्ट में एक टूलकिट था। तो अब हम बताते हैं कि व्हाट इज टूलकिट। टूलकिट क्या है आप समझिए, इट इज एसओपी, अ काइंड ऑफ एसओपी। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हम आंदोलनकारियों को करना क्या है, करना क्या है उसके बारे में डिटेल्स अगर आप देंगे तो जैसे बोला जाएगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर 23 तारीख को हैशटैग चलाएंगे फार्मर प्रोटेस्ट, तो आप लोग 26 जनवरी को दुनिया में कहीं भी हैं अगर, तो भारतीय जो दूतावास है वहां पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। इस तरह का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था जिसको कि टूलकिट बोल रहे हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग इसको वो पोस्ट की, पोस्ट करने के बाद एक बड़ा हंगामा मचा है इस बात पर, खैर वो देखेंगे और आगे अगर न्यूज होगा तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि रिहाना पहले की तो रिहाना जो है इसका ट्विटर पर जो फॉलोइंग्स है वो 5th नंबर की है ये। तो 5th नंबर का फॉलोइंग है, मतलब कि लगता है शायद 30 करोड़ का ऐसा कुछ है, अब ध्यान नहीं आ रहा। हमारे पीएम का 6 करोड़ या ऐसे कुछ फॉलोइंग्स है। तो ये काफी मतलब इन्फ्लुएंशियल है। हालांकि हम नहीं बोल रहे कि पॉलिटिक्स में ये इसका कुछ रोल है या कोई एक्टिविस्ट है ना, बट है, लोग तो फॉलो करते हैं। आपको पता है बहुत लोग आंख मूंद करके लोग फॉलो करते हैं कि अगर कोई अच्छा लग रहा है तो जो बोले वही सच मानेंगे। खैर, तो रियाना केवल एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में था कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। CNN का एक न्यूज था, वो न्यूज को वो टैग की थी उसमें, हम फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे पीछे ग्रेटा थनबर्ग भी ट्वीट की, उसमें ये टूलकिट था जिसमें ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे कि क्या क्या करना है। और ये जो पर्टिकुलर खास कर रिहाना का जो ट्वीट था, ये हमारी इंडियन सरकार जो है बिल्कुल बरसर्क हो गई। मतलब एक बिहेव करने लगी कि जैसे एक, मतलब इसको इग्नोर भी किया जा सकता था, से जब पॉप सिंगर तो क्या है, वो कर दी तो कर दी, लेकिन पूरा मशीनरी जो था वो मतलब पीछे पड़ गया रिहाना का। तो खैर लेकिन रिहाना में कुछ मसाला नहीं मिला, ग्रेटा थनबर्ग में मसाला मिल गया। मसाला था टूलकिट। तो टूलकिट चूंकि 26 जनवरी को हंगामा हुआ था और उसी टूलकिट में ये भी लिखा हुआ था कि 26 को आप लोग जहां भी हैं, वो जहां जहां इंपॉर्टेंट प्लेसेज वहां पर प्रदर्शन कीजिए। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, इंडिया के से बाहर है, तो इंडियन एम्बेसी में प्रदर्शन कीजिए। तो पुलिस का कहना है, एक एंगल ली है पुलिस कि ये टूलकिट जो है, ये टूलकिट के कारण ही मतलब मतलब प्लान्ड वे में लाल किला पर ये जो झंडा फहराया गया निशान साहिब का, वो निशान साहिब का झंडा फहराया गया। और ये जो टूलकिट है, ये टूलकिट खालिस्तानी समर्थक ग्रुप का है, वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। मतलब हमारी सरकार बोल रही है कि ये खालिस्तानी संगठन का टूलकिट है, इसके चलते ही हंगामा हुआ। तो वो एक केस रजिस्टर की है इस टूलकिट पर। अभी ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं आया उसमें, बट एक केस रजिस्टर किया। ग्रेटा थनबर्ग क्या की, उस ट्वीट को डिलीट कर दी।
और उसके बाद एक नया ट्वीट की, उसमें बोले कि आई एम स्टिल विथ फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो ये हालत है। बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर बात कर लेंगे। आएगा, आगे भी न्यूज आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार जो है वो ये जो क्रिटिसिज्म हुआ है इंटरनेशनल, उसमें क्यों ना हम थोड़ा दूसरा न्यूज पहले कवर करें, उसके बाद आ रहे हैं वापस। हाँ, हम जैसा बताए कि हम पहले बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर घटना हुआ है हरियाणा वाला, ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड ये जो हमारी सरकार है वो रिएक्ट की है, काफी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गई है। तो क्योंकि हरियाणा का फॉलोइंग्स काफी ज्यादा है। तो शुरुआत में हम गवर्नमेंट का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे दूसरे लोगों का, जो लोग ब्लाइंड सपोर्टर बीजेपी। वो रिहाना को वो लोग मतलब अब पता है आपको, इंडिया में किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल तो देना जरूरी है। तो रिहाना को रिहाना सुल्ताना हो गया ये कुछ टाइम के लिए, और बोला गया कि इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है और ये है वो है, जो कि कुछ नहीं है ऐसा। वो सी इज अमेरिकन लेडी। तो ये बोला गया कि इसीलिए वो इंडिया को बदनाम कर रही है। लेकिन ये इसका फॉलोइंग के चलते सरकार इतना मतलब सरकार खुद हैशटैग चलाई। जनरली सरकार हैशटैग नहीं चलाती है, बता दे रहे आप लोगों को, नहीं चलाती है। बट इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नाम का एक हैशटैग चला। उसके पीछे पीछे अब ये बात बोलना बड़ा ये है, मतलब आप कंफर्म हो करके, लेकिन हम इतना बता रहे केवल कि जैसे ट्वीट आया उसके पीछे पीछे अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली और कुछ नाम होगा, ये लोग सब ट्वीट करना शुरू किए हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। तो मतलब हरियाणा के बाद ये पूरा का पूरा खलबली था। लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये जितना सारा ट्वीट हमारे सेलिब्रिटीज किए हैं ये गवर्नमेंट के प्रेशर में किए हैं, सच्चाई जो भी हो, बट गवर्नमेंट के प्रेशर में किए हैं। करीब करीब 200 किसान मर चुके हैं। लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे जो सेलिब्रिटी है वो 200 लोग मर गए, उस पर एक भी ट्वीट नहीं आया, लेकिन ये पर्टिकुलर जो है ये घटना जैसे हरियाणा का आया वैसे ही ट्वीट करना शुरू किया। और फिर ये भी मुद्दा सरकार बोल रही है कि हमारा इंटरनल मैटर है। तो लोग जो बोल रहे हैं वो बोल दे रहे हैं कि अमेरिका में कैपिटल हिल पे अटैक होता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमको बहुत दुख है, ये है, वहाँ डेमोक्रेसी पे हमला हुआ है। तो फिर वो भी तो उसका इंटरनल मैटर ही रहा। हम ब्लैक लाइव्स मैटर उस पर ट्वीट करते हैं तो वो भी उसका इंटरनल मैटर रहा। तो खैर ये सारी की सारी बातें हैं, आप लोग अपना अपना हिसाब से फैसला ले लीजिएगा। लेकिन एक उसमें एक ह्यूमरस एक न्यूज है, उसमें थोड़ा सा ह्यूमर टाइप का है। ह्यूमर टाइप का ये है कि 2014 का बात आपको पहले समझ में आएगा। तब 2014 में ये जस्ट ह्यूमरस न्यूज है। मारिया शारापोवा जो है रशियन टेनिस प्लेयर, इसका फेसबुक में मलयाली लैंग्वेज में बहुत सारा कमेंट आना शुरू हुआ। मलयाली लैंग्वेज में बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ होगा इसको कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं आया होगा। हुआ क्या था कि वो कुछ इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर का नाम उठा तो बोली कि सचिन तेंदुलकर कौन है, ऐसे बोली। तो केरल के जो सचिन के फैंस हैं वो भड़क गए कि तुम सचिन को नहीं जानते, क्रिकेट का हीरो, क्रिकेट का गॉड को। तो वो उसको पूरा मतलब परेशान करना शुरू किए, तुम है कौन, आप जो भी, मतलब लाखों हजारों लाखों ट्वीट नहीं, फेसबुक पर कमेंट वो फेस की। इस साल ये हरियाणा का ट्वीट के बाद, सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के बाद
फिर से उसको वही 14 का याद आ गया कि वही मलयाली में लोग लिखे जा रहे हैं। लेकिन इस बार दूसरा था एंगल। इस बार लोग मारिया से माफी मांग रहे थे कि हमें माफ कर दो कि तुम्हें 2014 में हम लोग तुमको अपमानित किए, तेरे अगेंस्ट में बोले, कितना अच्छा था कि तुम रीढ़ का हड्डी विहीन सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती थी। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, मतलब सरकार के फेवर में ट्वीट किए। तो ये मतलब खास करके मलयाली लोग यहाँ पे मतलब केरल का खास न्यूज है कि केरल के लोग जो हैं वो मारिया से उस समय 14 में मारिया का इंसल्टिंग कमेंट किए थे और इस बार मारिया से माफी मांगने का कमेंट किया है। ये भी एक न्यूज बन गया था अपने आप में कि मारिया शारापोवा जो है उससे माफी मांगा जा रहा है। खैर, ट्विटर में और हमारी सरकार में थोड़ा सा टसल हो गया है। टसल ये हो गया है कि एक दिन हैशटैग चला था फार्मर जीनोसाइड करके। तो ये ट्विटर से ये क्वेश्चन पूछी सरकार की ये हैशटैग क्यों चला, ये हैशटैग हटाया जाए। इसके अलावे सरकार 250 ऐसे अकाउंट हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, जिनको सरकार बोलती है खालिस्तानी लोगों से जुड़े हुए हैं। ये 250 अकाउंट्स को सरकार बोली ब्लॉक करो। ट्विटर ब्लॉक की, लेकिन ब्लॉक करने के बाद ट्विटर फिर से उसको एक्टिव कर दी। तो सरकार का कहना था कि आपको लैंड ऑफ द लॉ, हम सरकार जो कानून है, सरकार कानून का हवाला देके मैं बोली कि इनको बैन करो। तो कानून क्या है? दिस इज सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। तो IT एक्ट का सेक्शन 69A में सरकार को पावर दिया हुआ है कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा हो और इससे वॉयलेंस का चांस हो तो सरकार जो है वो जो इंटरमीडियरी है उसको प्लेटफॉर्म उसको बोल सकती है कि ये मटेरियल को डाउन करो। बोल ही रहे हैं, ट्विटर डाउन की लेकिन उसको फिर से एक्टिव कर दिए बोलते हुए कि ये इंडियन कानून के हिसाब से सरकार का ऑर्डर नहीं है। तो अभी फिलहाल ये टसल चल रहा है। हम लोग चूंकि न्यूज तो आजकल जल्दी कवर कर ले रहे हैं, तो इस टसल का अपडेट हम आपको करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीक में, कि इसका क्या अपडेट है। अपडेट हमको जहां तक खबर है, अभी हम कंफर्म नहीं है कि ट्विटर शायद झुक गई है और वो अकाउंट को फिर से ब्लॉक की है, देखेंगे। लेकिन इसी बीच में जो सरकार से या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रमोट कर रहा है। आप लोगों को पता है क्या किसी को कि कौन सा साइट अभी प्रमोट किया जा रहा है? सूरज बोलिए। है सर। हाँ, तो ये जो है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन दैट इज माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर को बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। छोटा लिमिट रहता है ना उसमें कि कितना आप लिख सकते हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग ब्लॉग्स है। ब्लॉग्स का खूबी क्या होता है? जो लेटेस्ट ब्लॉग होता है ऊपर रहता है और जो पुराने वाले होते नीचे चले जाते हैं। नया जैसे आप आइटम कुछ देंगे वो ऊपर चले जाएगा, तो ये ब्लॉगिंग है। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर। तो अभी गवर्नमेंट और पार्टी से रिलेटेड कू नाम का एक ऐप है जिसको प्रमोट कर रहा है, बट इट इज चाइनीज ओन्ड ऐप। आगे चलते हैं। सारा दुनिया का मैप में अच्छा चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक कॉल आ रहा है कि आपका KYC बाकी है, KYC करवा लीजिए, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो एक चांस क्या है कि फोन कहां से आया है, किस जगह से आया है? और बात है कि फ्रॉड होने वाला है, तब कहां से आया हुआ है? फ्रॉड होने वाला है ये भी बता दे। फ्रॉड कॉल। हाँ निमेश बोलिए। जामताड़ा। हाँ जामताड़ा जो है ये झारखंड का जामताड़ा, ये बड़ा फेमस है इस मामले में कि यहाँ ये फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये यहाँ मैक्सिमम कॉल यहीं से जनरेट होते हैं और यहाँ के 93 साइबर क्रिमिनल्स अभी जेल में हैं और अभी तक 156 फ्रॉडस्टर को अरेस्ट भी किया गया है। इस पर एक नेटफ्लिक्स का एक क्राइम ड्रामा भी बना है, उसका नाम है जामताड़ा। तो ये जामताड़ा का नाम कुछ और ही कारण से है। खैर, यहाँ पर न्यूज अभी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी खोल करके यहाँ के बच्चों को, खासकर जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का काम कोई शुरू किया है।
तो पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। सर अब अमेजन वाले भी लोग भी डेटा दे रहे हैं वो शायद। क्या चीज का? सर वो फोन नंबर और ये, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे को अमेजन का वो पार्सल मंगाने पे वो बोला कि अमेजन से आप मंगाए हैं तो आपका ये निकला है। देखिए अमेजन नहीं भी देना, एक्चुअली लोकल लेवल पे जो पहुंचा रहा है ना वो भी दे सकता है डेटा। मतलब जरूरी नहीं कि अमेजन से लीक हो रहा हो, बट लोकल लेवल से भी हो सकता है। सर लेकिन वो तो अमेजन का वो कुछ कंपनी का नंबर से कॉल आता है, प्राइवेट नंबर से कॉल तो आता नहीं। कैसे पता चला कि अमेजन का नंबर है? सर वो डिफरेंट टाइप का ही रहता है वो क्योंकि बोलता है कि आप अगर नहीं ले सकते तो आप बोल दीजिए क्योंकि ये कंपनी का कॉल है। तो इंटरनेशनल कॉल होगा। एक बहुत सारा जो है ना, ये लोग ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरे पास भी कॉल आया हुआ है, तो नंबर तो अलग होता है, वो इंटरनेशनल कॉल होता है कि फंसे नहीं। अच्छा हम लोग आगे बढ़े। तो आगे है हमारा जो न्यूज है, ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे। पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा खाली बात बता दे रहे हैं इसमें। आपको पता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? इस बार किससे क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में? स्वाति से पूछा था शायद, लेफ्ट नहीं, आरती से, बीपीसी का इंटरव्यू में। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ये इसमें क्यों है? पहला बात, क्यों है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ट्राइबल एरिया में खास करके ज्यादा होता है? क्योंकि क्वेश्चन यही था कि क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो वो ट्राइबल एरिया में ज्यादा होता है। यहाँ क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जहां कहीं के लोग अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ के रिसोर्सेज अमीरों पे खर्च हो जा रहा है, हम गरीबी में रह रहे हैं। वहां के लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अट्रैक्ट होते हैं, उनको सरकार के विरुद्ध भड़काना काफी आसान होता है। तो वो चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज है, अगर बॉक्साइट है, आयरन ओर है, उसका यूज जो है वो खुद करे, या उनके डेवलपमेंट के लिए हो, या और भी अगर पुलिस एक्सप्लॉइट करती है कई बार गांव में खास करके, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को मदद मिलता है। क्या तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, अब ये काफी जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग होते हैं, ये काफी मारे जाते हैं इसको डील करते समय। तो खैर ये आर्टिकल मेनली सिक्योरिटी रिलेटेड है कि सिक्योरिटी में कैसे लैप्सेज होते हैं। खैर फिलहाल एक यहाँ पे टर्म है, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आईईडी, आईईडी क्या है? आईईडी एक डिवाइस है जिसको कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मतलब आपको क्या मिलता है? आपको ये मिलता है आपको मिलेगा कुछ भी आरडीएक्स। तो आरडीएक्स आपके हाथ में है और आपको एक ऐसा बम बनाना है जो बम सूटकेस उठाने पर फट जाएगा। तो आपको एक लीवर मिलेगा, वो लीवर अगर आप यूज करेंगे तो वो एक खास वेट रहेगा, वो वेट उठेगा तो ये ट्रिगर कर जाएगा। आप चाहते हैं नहीं, इस पर आदमी अगर पैर रखे तो ये नहीं फटे, अगर लेकिन जीप का चक्का करनी चाहिए तो फट जाए, तो वो भी आता है। तो ये इम्प्रोवाइज्ड है, आप इसको अपने हिसाब से डील कर सकते हैं कि वेट पड़ने पर ट्रिगर करेगा, या वेट लिफ्ट करने पर ट्रिगर करेगा, या कितना वेट पर ट्रिगर करेगा। दिस इज इम्प्रोवाइज्ड। तो खैर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में काफी यूज होता है। तो काफी ट्रेनिंग देने के बावजूद जो है वो हमारे जो फोर्सेज है, वो फोर्सेज का डेथ रेट काफी ज्यादा है। कई बार एम्बुसेज हो जाते हैं काफी ट्रेनिंग के बावजूद। तो इसमें बताया हुआ है कि कैसे डील किया जा सकता है। इसमें पॉलिटिकल मैटर को नहीं छुआ है, इसमें कैसे डील किया जा सकता है। तो बोल रहे हैं कि बेल्जियन मेलिनोइस डॉग जो होंगे वो ज्यादा बेहतर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन का यूज किया जा सकता है सर्विलेंस के लिए। तो ये सब बातें है इसमें। लेकिन खैर कोई भी एक्सट्रीमिज्म जिसमें वायलेंस हो रहा है वो केवल और केवल इस तरह से फोर्स से उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन होने ही चाहिए कि डिमांड क्या है, और उसको भी डील करना पड़ेगा कि इनजस्टिस नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आप मन की बात में आपको गर्व का एहसास कराते हैं हमेशा
कि हम भारत का डंका सारा दुनिया में बज रहा है, और ये जब डंका बजना कभी लगता है कि कम हो गया, रियाना ट्वीट कर देती है तो गुस्सा भी आता है, क्योंकि डंका तो बज रहा है, दिखना चाहिए। तो खैर वो कुछ इस बार का मन की बात में कुछ बात किए हैं जो आप याद कर लीजिएगा। वो बात किए हैं कि चिली में योग, ये कंट्री तब जानते ही है, योग हो रहा है। तो योग हो रहा है, 4 नवंबर को लोग योगा डे घोषित किए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जोस राफेल एस्ट्राडा जो था वो एक योग इंस्टीट्यूशन वहां पे इस दिन बनाया था, तो वहां योगा डे घोषित हुआ है। और भी एक बात बोल रहे हैं कि चिली का जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है रविंद्रनाथ क्विंटेरोस, जो रविंद्रनाथ के नाम पर नाम रखा गया, इंडियन नहीं है, नाम पे नाम रखा गया है। तो वो अपना मन की बात में ये बात किए थे, ये पढ़ के समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। और एक पर्सन है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो वेम्बनाड लेक को क्लीन करने में उसका नाम प्रधानमंत्री जी लिए थे। ये सब डेटा है, आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो ये है, ये न्यूज, इस तरह का न्यूज का यूटिलिटी काफी है, काफी ज्यादा है। अभी आपको पता है ना कि ये तपोवन जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तपोवन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या धौली में ना, धौली में जोशीमठ। तो ये जो है हम इस एरिया में गए हैं जहाँ पर ये हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बट आसपास गए हैं हम, जहाँ पर टिहरी पावर प्रोजेक्ट था वहाँ पे हम गए हैं। हिमालय जो है ये बनता हुआ पहाड़ है, स्टेबल नहीं है। हम जो झारखंड में है ना, ये झारखंड में का जो ये जो पठारी एरिया है, ये भी कभी पहाड़ हुआ करता था, बट ये इतना इरोड हो चुका है और प्रोसेस जो इसके बनाने वाले थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है ये। यहाँ पे जो इसका जो फिजियोग्राफी वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हिमालय जो है वो बहुत चेंज होता है, बहुत लूज माउंटेन है। हम चूंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो हम कुछ एरिया में वहाँ गए हुए हैं, वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स होते हैं। शूटिंग स्टोन्स मतलब पहाड़ इतना कमजोर है, ये पहाड़ है, ऐसे बना रहे हैं, ये पहाड़ है, यहाँ पे रोड बना दिया है काट करके, लगातार यहाँ से पत्थर गिरते रहेंगे, लगातार पत्थर गिरते रहेंगे। मतलब अगर बीआरओ अगर काम करना बंद कर दे 2-3 घंटा के लिए तो रोड ब्लॉक हो जाएगा, लगातार काम करना पड़ता है वहां पे। तो शूटिंग स्टोन मतलब बहुत फ्रजाइल टाइप का यहाँ का इकोलॉजी है। तो जो टिहरी डैम देखे हम, तो वहां पे बहुत सारे जो पहाड़ी है ना, जैसे ये एक पहाड़ी है, चांडिल डैम भी आप लोग देखिएगा तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो सबको इधर से घेर करके और यहाँ पे एक बड़ा सा डैम क्रिएट किया है। तो वहां पे एक सुंदरलाल बहुगुणा थे, वो एक मूवमेंट चलाए थे टिहरी डैम के अगेंस्ट में, हमको लगता है उसका नाम था चिपको आंदोलन, प्रोबेबली भूल रहे बहुत कुछ हम। खैर, तो ये जो था मतलब पेड़ वगैरह नहीं काटने देंगे, डैम नहीं बनाया जाए। बहुत लोग, बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इस हिमालयन माउंटेन में ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, ये आज न कल ये टिकिंग बम है, आज न कल ये फूटेंगे बम। क्योंकि मतलब एक थिंकिंग है ऐसा कि आप घेर करके पहाड़ में बना देंगे। अब जमीन तो यहाँ पे है, प्रॉपर जमीन। अब यहाँ पे अगर थोड़ा भी अगर डैमेज हुआ तो जब वो पानी मतलब बहुत ज्यादा पानी जब एक साथ निकलेगा तो वो रास्ता में कुछ नहीं बचाएगा, जो इस बार हुआ है। अब एग्जैक्ट कॉजेस क्या हो तो आएंगे सामने, बट पहाड़ों पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, खास करके फ्रजाइल माउंटेन्स पे, ये बहुत लोग मना करते हैं। खैर, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है इससे। इसमें केवल ये बोल रहा है कि बड़े बड़े जो डैम्स हैं दे आर एजिंग डैम्स। ये टॉपिक थोड़ा दूसरा, मुझमें चलेगा जरूर। एजिंग डैम्स, किसी किसी डैम का जो उम्र है 50 साल, किसी किसी का 100 साल भी हो चुका है। और जब कोई डैम बनेगा तो नेचुरली पानी का तो कोई सोर्स होगा जिससे कि ये डैम भरेंगे।
फिर पानी निकलता भी है, आप इसको कनाल निकाल देते हैं और कनाल निकाल करके सिंचाई भी करते हैं, या आप जो भी यूज करें। तो ये बोल रहा है कि इतने इतने पुराने हो गए हैं कि धीरे धीरे करके इसका जो सिल्टिंग होगा तो ये धीरे धीरे करके भर जाएगा, यानी इसका जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होगा इट विल बी लेसर। तो ये राइटर ये पॉइंट उठाया है कि हमारे जो डैम हैं ये काफी पुराने हो चुके हैं, इनका वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया है, और जब ये बनाया गया था और जिस रेट पे बोला गया था कि इसका सिल्टेशन होगा, जिस रेट में ये भरेगा उससे काफी ज्यादा रेट से इनका सिल्टेशन हो रहा है, और इस कारण से ये इनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गया। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप जितना सोचे हैं अगर उससे कम है, तो आपको तो एक एक्सपीरियंस था पुराना कि यहाँ से बाढ़ आएगा, नदी का पानी आएगा तो ये इतना पानी इसमें समा जाएगा, मतलब आप बारिश का एक अनुमान रखे हुए हैं कि इतना बारिश तक ये झेल जाएगा, लेकिन रियलिटी में उतना नहीं झेलेगा क्योंकि इसका सिल्टेशन हो गया है। तो ये मुद्दा इसी बात पर है कि पुराने पुराने जो डैम हैं इनको इनसे क्या क्या अभी खतरे हैं और उससे निपटना जरूरी है। डिजाइनिंग के बारे में बात किया कि डिजाइन फ्लॉ भी है कई सारी जगह में। आगे बढ़ते हैं। 2 जगह में महाराष्ट्र में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं मेट्रो नियो। मेट्रो नियो जो होगा, आप लोग कलकत्ता अगर गए हैं तो आप ट्राम देखे हैं, ट्राम एक तो वैसे ही है बट इट विल बी स्पीडियर। तो ये जो होगा ये एक बस जैसा होगा, लंबा सा करीब करीब 20 मीटर्स, और ये बस जो होगा ऊपर से पावर लेगा और पावर लेकर के ये ट्रेवल करेगा। 100 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ट्रेवल करेगा तो नेचुरली पटरी होगी, पटरी पे चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे कोई बस भी रहेगा बैटरी ऑपरेटेड जो बाकी जगह को कनेक्ट करेगा। तो ये बजट में एक प्रपोजल आया हुआ है मेट्रो नियो सर्विस, जो महाराष्ट्र में शुरू होगा और फिर धीरे धीरे देश में फैलेगा। पढ़िएगा। D.N. झा, हम देखा जाए तो हम जिस टाइम में पढ़े हैं वो थोड़ा सा आप लोगों से हमको लगता है कि खुशकिस्मत रहे हैं कि जो कंजर्वेटिज्म था वो कम था, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कई बातें जो हमारे टाइम में लोग बोल देते थे और सुन लेते थे, वो बातें अब बोलना और सुनना धीरे धीरे करके मुश्किल होता चला जा रहा है, और हम पढ़ाते पढ़ाते भी फील कर रहे हैं कि बातें जो बड़ी आसानी से पहले हम बोल देते थे वो अब धीरे धीरे लगता है कि वो बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत कंजर्वेटिज्म तो बढ़ा ही है इंडिया में, मतलब इसमें कोई शक का बात नहीं है। पहले भी लोग थे कंजर्वेटिव जो नहीं पसंद करते थे, जो उनका मन का बात है, जो उनका थॉट है, वो उसके अगेंस्ट में बोलने से, बट दे आर नॉट पावरफुल। वो इतने पावरफुल नहीं थे कि हमारा गला घूंटते। धीरे धीरे करके लेकिन ऐसा होने लगा कि प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तो अभी एक बहुत अच्छे एक हिस्टोरियन, बड़े हिस्टोरियन है, इनका नाम था द्विजेंद्र नारायण झा। इनका डेथ हुआ, तो इनका बुक पहले यूपीएससी में लोग बहुत पढ़ते थे। DU के थे ये, भारत का प्राचीन इतिहास, झा एंड श्रीमाली का बुक हिंदी में आता था, काफी पॉपुलर बुक था। ही वाज अ मिथ बस्टर, मतलब जो ट्रुथ है उसको बोलने का इनमें क्षमता था, और अगर कुछ मिथ है, अनकंफर्टेबल ट्रुथ, उसको बस्टिंग करते थे। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, तो ये अपना बुक में दिखाए है कि नो, इट वाज नॉट अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद काफी ज्यादा हो चुका था, शूद्रों का हालत बहुत खराब था और महिलाओं का हालत बहुत खराब था, तो केवल सोने का सिक्का वाला ये स्वर्ण काल था, ये दिखाए हैं। खैर, तो हाँ, डेथ हुआ। तो ये नॉट स्वेड बाय पॉपुलिस्ट बिलीफ्स, और जो पावर में है वो लोग खास तरह का हिस्ट्री लिखवाना चाहते हैं। पुरानी सरकारें अगर की हैं हिस्ट्री राइटिंग में, तो ये की हैं कि जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा पढ़ा दिए, कुछ इंदिरा गांधी के बारे में पढ़वा दिए, वो सब की हैं। बट हिस्ट्री में खास तरीके से हिस्ट्री लिखाना, ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट रहा है, खास करके एंशिएंट इंडिया में। मॉडर्न में अगर मान भी थोड़ा देर के लिए कि कई सारे स्ट्रैंड को कम कर दिया गया, लेकिन एंशिएंट इंडिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। बट
ये जो सरकारें हैं, जो भगवा सरकारें हैं, इनका हिस्ट्री राइटिंग जो है वो चाहती है कि इस तरह से हो। खैर इसके अलावा एक हम तो कोट करेंगे, एक महापंडित बोलते हैं राहुल संकृतायन। तो राहुल संकृतायन जो है उनको भी हम पढ़े, अपने मन से पढ़े, वो नॉट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी बट पढ़े, वो महापंडित बोलते हैं उनको। तो हम कोरबरेट भी किए हैं कि वो जो बोलते हैं और ये जो बोलते हैं। खैर तो एक मिथ जो है वो ये जो बस्टिंग किया है डी एन झा, डरते नहीं थे नेचुरली, नहीं तो हाँ डरते नहीं थे, लेकिन इनका उस बुक को हटा दिया गया इंडिया में, मतलब फिर उसका इंटरनेशनल एडिशन बाद में निकला, इंडिया में तो बंद हो ही गया 2001 में। खैर एनीवे पढ़ते हम लोग। तो ये इंडिया में एक मीथ है कि इंडिया में जो बी फिटिंग है वो मुस्लिम्स लेकर के आए हैं। ये डी एन झा अपना स्कॉलरली आर्टिकल से दिखाए, उसका नाम ही था, द बुक का नाम था द मीथ ऑफ होली काउ, कि वैदिक एरा में भी काउज को सैक्रिफाइस किया जाता था और बी फिटिंग प्रैक्टिसेस थे। और इंडिया में कई सारे कम्युनिटी इस्लाम के आने से पहले ही बी फिटिंग करते हैं। तो खैर ये ऋग्वेद का को कोट किए और ये बात बताए। क्लास में हम कभी शॉर्ट में बता देंगे जब कि कैसे बताए कि ऐसा होता था। तो हाँ, तो नेचुरली पॉलिटिकल अटैक लॉन्च हुआ इनका बुक पे, और 2001 में बुक पब्लिश हुआ था। ये बुक फाइनली इसको विड्रॉ करना पड़ा, 2001 का बात है ये, लेकिन उसके बाद एक इंटरनेशनल एडिशन फिर आया था। तो खैर ये ऐसे हिस्टोरियन थे जो दरबारी नहीं थे। दरबारी कहने का सेंस ये है कि बहुत सारे हमारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, हमारे कई सारे क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, ये लोग दरबारी हैं। दरबारी हैं कहने का मतलब पैसा मिलता रहना चाहिए, सम्मान मिलता रहना चाहिए, राज्यसभा का सीट मिलता रहना चाहिए, तो सरकार जो बोले उनसे करवा ले। तो ये दरबारी टाइप के नहीं थे, और ये इनका स्पाइन, पीपल ऑफ पर्सन ऑफ स्पाइन, जो ट्रुथ है उसको ये बोलने का क्षमता रखते थे। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल हेल्थ केयर वाला आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, एक काफी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोरोना से रिलेटेड है। देखते हैं कितना बच गया पहले। ठीक है, मेन बात पढ़ देते हैं। अच्छा ये बताइए कि हेल्थ जो है वो किसका जुरिस्डिक्शन में आता है, सेंटर, स्टेट या कनकरेंट? सुजाता? सर स्टेट का। किसी का डिफरेंट आंसर है तो हाथ रेज रखिए, तो डाउन कर दीजिए। ममता? अच्छा, करेक्ट, ये स्टेट का है। तो स्टेट हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, ठीक। तो कुछ लिखा है और भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग हेल्थ के प्रति उतना, इसमें बोल रहा है कि जितनी गायों का डेथ नहीं होता इंडिया में उतनी माएँ मर जाती हैं, लेकिन हम गो रक्षा में हमारा ध्यान ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ दिखाते हैं कि एमपी में जो रेट है, कुछ रेट को बोल रहा है, रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो रेट को देखना चाहिए। क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल से पहले बच्चे का डेथ होता है तो इसको बोलते हैं पर लाख इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो कितनी माओं का डेथ हो जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR आप लोग को पता है, ये हम बता चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में इन्फेंट डेथ रेट जो है वो 48 है फॉर 1000 बच्चों में 48 बच्चे मर जाते हैं, जबकि केरल में 7 है। यूपी में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 197 पर लाख, केरल में है 42, तमिलनाडु में है 63।
अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं है, घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बिहार में जो है वो केरल का 190 टाइम्स है। तो ये सारा का सारा बात कर रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो तमिलनाडु का है वो 1.6 के आसपास में है, ऐसे ही कुछ होगा फिगर 1.6। बिहार में है 3.2। तो ये सब डेटा है जो डेटा बता रहा है कि हमारे देश में साउदर्न स्टेट जो है वो हेल्थ पैरामीटर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साउदर्न स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट जो है उनका बुरा हाल है। नॉर्दर्न स्टेट का फोकस जो है वो दूसरा जगह में है, लव जिहाद, गोरक्षा, उस पर ज्यादा है। साउथ वाले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एवरेज इस कारण से हमारा ठीक ही ठाक है, ठीक ठाक, बट डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो नॉर्दर्न स्टेट जो है उनको इस पर काम करना पड़ेगा और तभी ये हेल्थ पैरामीटर्स ठीक होंगे। हेल्थ पैरामीटर जो है, अगर हेल्थ अच्छा होगा तो हम आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका हेल्थ और एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को दे पाएंगे तो इसका फायदा कुछ होगा क्या? क्या ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट है? इसको कुछ बोलते हैं क्या? क्या ये कुछ प्रोडक्शन करेगा? जो चीज प्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या ये कैपिटल है? और कैपिटल है तो उस कैपिटल का क्या नाम है? हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करना क्या बर्बादी है? कैपिटल का क्या नाम है? अनिमेश, ह्यूमन रिसोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो है ह्यूमन कैपिटल, यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है इससे रिलेटेड कुछ, ठीक। सोशल कैपिटल भी होता है, ह्यूमन कैपिटल। हमारा कैपिटल एफडीआई, हम चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल आए, यहाँ पर इंडस्ट्रियां लगे। लेकिन केवल अगर एफडीआई लगा देंगे, केवल एफडीआई अगर आएंगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे उसमें क्या करेंगे? उसमें मैनुअल काम करेंगे, सफाई वगैरह का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत खराब होगा। अगर हम बच्चों के हेल्थ पर ध्यान देंगे और उनके एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो ये हाईली पेड जॉब करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल इज नेसेसरी। इसलिए जरूरी ये है कि हमारी जो सरकारें हैं वो सरकारें ह्यूमन कैपिटल में ध्यान दे, नहीं तो जो वेल्दी हैं वो वेल्दी होते रहेंगे क्योंकि उनका ह्यूमन कैपिटल भी जनरेट होता है वेल्दियों का, और जो गरीब हैं वो गरीब होते रहेंगे। तो अगर डिस्पैरिटी को खत्म करना है तो बच्चों को एजुकेशन देना पड़ेगा, बच्चों का अच्छा हेल्थ रखना पड़ेगा ताकि उनका हेल्थ और एजुकेशन लेवल वही हो जो वेल्दी लोगों का है, जिससे डिस्पैरिटी खत्म हो सके। आईसीएमआर एक सेरोलॉजिकल सर्वे की है। आप लोग बता सकते हैं कि सेरोलॉजिकल सर्वे में क्या चीज का सर्वे किया जाता है, किस चीज का टेस्ट किया जाता है सेरोलॉजिकल सर्वे में? अतुफा? एंटीबॉडी। हाँ ठीक है, सेरोलॉजिकल सर्वे में एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। इस सर्वे में पता चला है कि इंडिया का करीब करीब 25% जो पॉपुलेशन है वो इम्यून हो चुका है, मतलब वो कभी ना कभी इन्फेक्ट हुआ है। लेकिन अभी भी इसका मतलब है कि 75% जो लोग हैं दे आर नॉट, मतलब दे आर वल्नरेबल, इनको अभी भी हो सकता है। तो अभी कॉशन का जरूरत है। जब तक ये फिगर जो है 25 से बढ़ करके 60% ना हो जाए तब तक तो थोड़ा बहुत डर रहेगा ही रहेगा कि इन्फेक्शन हो सकता है। 60% में बोल देंगे कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया है। और भी एक नया बात पता चला है, पता ये चला है इस सेरोलॉजिकल सर्वे में कि इन्फेक्शन जो है, थोड़ा सा सुनिएगा बात को, कि अगस्त के मुकाबले ये जो नया सेरोलॉजिकल सर्वे आया है, मतलब ये जनवरी में, अगस्त के मुकाबले, ध्यान से समझिएगा बात को, अगस्त के मुकाबले इन्फेक्शन जो हुआ है वो 3 गुना हुआ है, 3 गुना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 to 70 ईयर्स के बच्चों में 5 गुना हुआ है इन्फेक्शन। ठीक, ध्यान से इस बात समझ लीजिएगा। टोटल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ा है 3 गुना अगस्त से लेकर के जनवरी तक। लेकिन जो यंग लोग हैं 10 to 17, इनमें वो 5 गुना बढ़ा है। तो हमारा जो पूरा जो ये था, मतलब जो मॉडल है वल्नरेबल ओल्ड, वो यहाँ पे बस्टिंग हो रहा है। यानी कि एक राइटर क्वेश्चन उठाया है, क्या हमारा पॉलिसी चेंज होना चाहिए कि हमारे जो यूथ्स हैं या बच्चे हैं उनको हम लोगों को भी
वल्नरेबल ग्रुप में डाल करके और उनको भी इंजेक्शन देना प्रायोरिटी बेसिस से शुरू करना चाहिए। तो ये एक नया तरह का एक डेटा आया हुआ है जो पहले नहीं था। पहले हम लोग एजेड ही करते थे, बट यहाँ पे मतलब इस ग्रुप में ज्यादा तेजी से फैला है। आगे बढ़ते हैं। फाइजर कंपनी अपना जो वैक्सीन है BNT-T162B, इसका परमिशन के लिए हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको एप्लीकेशन दी थी कि इसको भी परमिशन दिया जाए वैक्सीनेशन के लिए। हमारी जो बॉडी है उसको डिक्लाइन कर दी। डिक्लाइन करने के पीछे कारण ये बताई है कि देयर आर सर्टेन सीरियस एडवर्स इवेंट्स देखे गए हैं, जिसमें पैल्सी, एनाफिलैक्सिस और भी बहुत सारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं जिसके कारण से हम परमिशन देने का सिफारिश नहीं करते हैं, जिस बॉडी को काम मिला था सिफारिश करने का। तो ये इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर फाइजर अपना एप्लीकेशन ही वापस ले लिया है और वो बोला है कि हम वापस लौटेंगे। और भी एक प्रॉब्लम था, एक है कि एडवर्स इफेक्ट, दूसरा बात यह है फाइजर अपने प्लान नहीं बताया कि इंडियन पॉपुलेशन पे कब टेस्टिंग करेगा। इंडियन पॉपुलेशन पे कब टेस्टिंग करेगा, इंडिया का इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी के बारे में डेटा कब लेकर के आएगा। तो फाइजर बोला है कि हम फिर से आएंगे वापस, इंडियन जो बॉडी है उसका जो कंसर्न है उसको हम एड्रेस करेंगे। तो ये पता है आप लोगों को mRNA वैक्सीन है, और mRNA वैक्सीन जो है वो लैब में बना है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये मतलब इसके लिए वायरस की जरूरत नहीं है, लैब में बना है, बायोरिएक्टर में, और ये लैब में बना है। और ये जो mRNA बॉडी में जाकर के, आप लोग बता दीजिए कि mRNA बॉडी में जाके क्या क्रिएट करेगा। हाँ बोलिए निमेश। स्पाइक प्रोटीन। हाँ, स्पाइक प्रोटीन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये है, सॉरी, ये है आरएनए। आरएनए का कोई हिस्सा होगा, वो हिस्सा जो है उसको लैब में बना देंगे। ये बनाएगा क्या, स्पाइक प्रोटीन्स। और स्पाइक प्रोटीन, हमको एक और क्वेश्चन जानना है, क्या mRNA जब इंजेक्शन देंगे तो क्या mRNA सेल के अंदर जाएगा या ब्लड में रहेगा। बोलिए, आप ही बोलिए। सेल में जाएगा शायद। सेल में जाए बिना कौन बनाएगा स्पाइक प्रोटीन, सही बोल रहे हैं आप। वो सेल में तो जाएगा, तभी तो सेल ही तो बनाएगा ना स्पाइक प्रोटीन, सेल बनाएगा, क्योंकि सेल को इंस्ट्रक्शन मिलेगा mRNA से स्पाइक प्रोटीन बनाओ, स्पाइक प्रोटीन को बना देगा सेल। और बनाने के बाद खुद ही फिर इम्यूनिटी जनरेट उसका वो करेगा कि अरे नया चीज कहाँ से आ गया, मारो इसको। या फिर अगर वो सेल से वो स्पाइक प्रोटीन बाहर निकलता है तो और भी बाकी जो मैकेनिज्म है, एंटीबॉडी, सारे के सारे वो एक्टिव हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया है, मारो। तो ये तरीका है। आप लोग बहुत कुछ भूल गए हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये आर्टिकल ममता के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन केवल एक बात बताएंगे आप लोगों को, बताइए हमको। एक टर्म कल दे रहे हैं, बाकी ममता के लिए छोड़ रहे हैं। व्हाट इज ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ किसी को पता है? हमको एक टर्म को एक्सप्लेन करना है, बाकी वो कल क्लास लेगी सुबह में शायद, तो वो बताएगी। कल सुबह में क्लास हो सकता है, ममता बाकी डिसाइड करेगी। और शाम में तो ये होगा ही, मेरा क्लास तो होगा ही। जियोग्राफिकली पूछ रहे हैं या फिर पॉलिटिकली सर? नहीं, जियोग्राफिकली तो साउथ से क्लियर है, साउथ तो नहीं, हम तो ऐसे पूछे उसका मीनिंग अगर कि पढ़ते हैं तो क्या होता है। बोलिए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। दैट इज करेक्ट। इसको समझा भी दे रहे हैं कि क्यों ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अगर ये आप मैप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक लाइन है हमारा, दैट इज इक्वेटर। यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा लाइन। अगर आप ये भी ले लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक रफ में बात करें तो आप देखेंगे ना कि
ये रफ वे में बात करते हैं हमेशा, ग्लोबल साउथ का मतलब रफ वे में बात करते हैं कि नॉर्दर्न जो एरिया है ना, ये सब दिस इज वेरी डेवलप्ड, बहुत डेवलप कर गया है। और उनके जो नीचे इंक्लूडिंग चाइना, उनके नीचे जो एरिया है वो अच्छा से डेवलप नहीं किया है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब है कि गरीब देश, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये इसमें एक टर्म आएगा, वो आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? आपका क्वेश्चन अनिमेश, वही शायद आप बोल रहे होंगे। वो तो बोल रहे हैं, साथ ही साथ सर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स एक बार फिर से बता दीजिए। एक ही बात है वो, मतलब वैसा कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम लोग। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कराते हैं और ह्यूमन कैपिटल को बनाते हैं इस तरह से। ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर आप डेवलप करेंगे तो ये आप ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं। अच्छा, आपका कुछ क्वेश्चन था, हम उसको डील कर देते हैं फिर तो टाइम। ह्यूमन रिसोर्स अनस्किल्ड हो जाएगा और कैपिटल नहीं स्किल्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि आप वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यू आर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसे बोलते हैं हम लोग, यू आर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री क्या करती है? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ट्रेनिंग देती है, जैसे भी स्किल डेवलपमेंट कराती है, ताकि लोग जो है वो स्किल्ड हो सके। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा एक, बोलते हैं हम लोग कि एक ह्यूमन कैपिटल बन रहा है हमारा। कोई भी क्वेश्चन था एक अनिमेश का कि क्रिप्टो करेंसी जो होगा वो क्या वो फिएट करेंसी होगा? देखिए, कोई भी करेंसी अगर सरकार बोलती है आपको लेना ही पड़ेगा, अगर ये फोर्स हो, तभी उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज फिएट करेंसी। अगर आप हमको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और हम बोले कि नहीं, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, आप कोई केस नहीं कर सकते मेरे ऊपर में। तो वो जो करेंसी है वो दैट इज नॉट फिएट। तो ब्लॉकचेन से बनेगा और सरकार बोलेगी कि नहीं, ये तो अब यही तो करेंसी है तो लेना ही पड़ेगा, तब फिएट होगा। तो फिएट में वो केवल बैक्ड नहीं होता है, सरकार का पावर भी होता है पीछे में, जेल जाने का चांस रहता है। सरकार बोलती है कि बैक्ड नहीं, फिएट लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हुआ, लो काम करो इससे, तो फिएट होगा। तो वो देखेंगे जब ब्लॉकचेन में आएगा और सरकार फिएट बनाती है कि नहीं उसको बनाती है। देखिए, ये जो आपका बात है कि लोड आएगा तो आए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि सरकार जो है वो कंपटीशन करना चाह रही है कि अलग अलग डिस्कॉम से जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को का एम्पावरमेंट हो जाए। क्योंकि डिस्कॉम कंपनियां जो अभी तो मोनोपोली है ना, सरकार के भी दिमाग में होगा अगर देखा जाए तो, कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट भी है, जो सरकार तो बहुत प्राइवेट भी बढ़ाना चाहती है। तो डिस्कॉम्स तो अभी गवर्नमेंट की मोनोपोली है और ये इनका पोजीशन हाँ सही में खराब है। लेकिन सरकार का अपना हो सकता है कि इनको धीरे धीरे, अगर एक दूसरा एंगल है कि धीरे धीरे करके कमजोरी हो जाए, हमारे हाथ से निकल जाए और 2-3 कंपनियां होंगी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगी, तो हाँ कमजोर होंगी। लेकिन सरकार सोच रही है कि उसमें प्राइवेट प्लेयर आएंगे या अलग अलग कंपनी आने से कंपटीशन आके मजबूती आ जाएगा। अगर सरकार का लॉजिक के हिसाब से बात करें तो हम दूसरा तरह से बोल सकते हैं कि हमारे जो बैंक्स हैं, जो भी पहले तो बैंक्स केवल नेशनलाइटी बैंक ही ज्यादा थे, बड़े बड़े, तो वो अपने हिसाब से काम करते थे, बट दे आर नॉट इफिशिएंट। बैंक के लोग काम नहीं करते थे, बहुत दौड़ाते थे और अपने आप को समझते थे कि खुद ही सरकार का मतलब टॉप लेवल पे है। तो सरकार क्या कि 91 में खोली जब आईसीआईसीआई बैंक और ये जो बैंक्स आए, उसके बाद अब देखिए आप बैंक का जॉब कीजिए, बैंक का जॉब में काफी काम है। तो कंपटीशन आया तो इफिशियंसी बढ़ा, तो सरकार वैसे भी हो सकता सोच रही होगी कंपटीशन आएगा तो अभी इनइफिशियंट है, इफिशियंट बन जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब सरकार का एंगल तो पता चलेगा तब जब एक्चुअली आता है कि बर्बाद कर देना चाह रही है, एफिशिएंट बनाना चाह रही है। हाँ, और कुछ? तो प्रोबेबली और कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं क्लास को। कल हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, सुबह में ममता बता देगी क्या है, या आज ही बता देगी। क्लोज कर। थैंक यू सर।